जी, कैसे हो आप सब? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे प्रोस्पेक्टस के बेसिक्स। मतलब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैसे होता है, कौन इशू करता है, ये फलाने डिबके, ये सारी चीजें हम कर चुके थे। ठीक है, आज हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो मेरे पास सबसे पहले आती है डेफिनेशन किसकी, प्रोस्पेक्टस की। अभी से थोड़ी देर तक मुझे डेफिनेशन को होल्ड पे रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम कवर अप कर लें, लाइक शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर उसके बाद इस डेफिनेशन पर आते हैं। तो इसलिए पहले हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन 23 पर। सेक्शन 23 कहता है कि एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, ये किस तरीके से इशू कर सकती है। मतलब शेयर कैपिटल अगर इशू करने का तरीका अगर मुझसे पूछा जाए तो किस तरीके से इशू किया जा सकता है। तो देखो जी, पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी किस तरीके से इशू कर सकती है। उसके पास, पब्लिक कंपनी के पास प्रोस्पेक्टस के थ्रू कैपिटल रेस करने का तरीका होता है, मतलब पब्लिक ऑफरिंग। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती हैं, ये राइट इशू या बोनस इशू भी कर सकती हैं। हाँ, अगर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो भी अगर कोई फर्दर सिक्योरिटी वगैरह इशू करना चाहती हैं तो उनके लिए और भी कई सेबी रेगुलेशंस बनी हुई हैं, तो वो सेबी रेगुलेशंस का पालन करके वो ये भी कर सकती है। हाँ जी, वाईटी पे रहेगी। हाँ जी, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड कंपनियां अगर मान लीजिए, एक उनके पास तरीका होता है जहां पर वो केवल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पैसा पहुंचाती है। जो सबसे फेवरेट तरीका होता है लिस्टेड कंपनियों का पैसा जुटाने का, सबसे फेवरेट तरीका यही होता है, तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी। तो फिर ये केवल लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है। तो लिस्टेड कंपनियां इस तरीके को अपनाकर, मतलब सभी की रेगुलेशंस का पालन करके भी कैपिटल इशू कर सकती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर हम आते हैं प्राइवेट कंपनियों के ऊपर। प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से इशू ला सकती हैं, तो दो तरीके हैं जी। पहला राइट इशू, दूसरा बोनस इशू, और तीसरा थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ना तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और ना ही वो लिस्टेड कंपनी वाली गाइडलाइंस इनके ऊपर लगती है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी देश की कंपनियां विदेशों से भी कैपिटल रेस कर सकें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विदेशों से कैसे कैपिटल रेस की जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की कंपनी विदेशों में जाके शेयर्स इशू कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश की कंपनी विदेशों में शेयर्स इशू कर रही है तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर इन्फोसिस ने शेयर इशू कर दिए तो होगा क्या कि अमेरिका के अंदर कंपनी एक्ट 2013 लग जाएगा ना। वर्ल्ड का सो कॉल्ड चौधरी क्या ये बात कभी कबूल करेगा? क्या ये बात कभी होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। तो फिर इसलिए हमारी कंपनियां, ऐसे कोई भी देश अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए हमारी कंपनियां विदेशों में अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं। तो फिर कोई तरीका तो होगा। हाँ, तरीका है। वो क्या? वो है ग्लोबल जीडीआर या फिर एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, देखो जी, सिस्टम के अंदर होगा क्या कि यहां की इन्फोसिस यूएसए में अगर शेयर इशू करना चाहती थी तो वो तो छोड़ दो, वो नहीं हो सकता। अब आप यूएसए के अंदर इशू क्या करोगे, क्योंकि अमेरिका है तो इसलिए वहां पे क्या इशू करोगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैसे इशू होगा? देखो जी, यूएसए में एक आपके पास होगा डिपॉजिटरी, क्योंकि ये विदेश में है तो इसे नाम देते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी। ये यूएसए के इन्वेस्टर्स को कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसा दो पैसा दो, फटाफट पैसा दो। लो जी, पैसा दिया। अब ओवरसीज भी डिपॉजिटरी भी कह सकते हो या फिर इसे ग्लोबल डिपॉजिटरी भी कह सकते हो। तो ये जो अब ग्लोबल डिपॉजिटरी है जो यूएसए के अंदर है, जब इन्वेस्टर से पैसा लेगा तो इस पैसे के बदले में इन्हें एक रसीद इशू कर देगा। लो जी, ये रसीद किसने इशू की है? ग्लोबल डिपॉजिटरी ने। तो इन सबको टोटल कर दो तो क्या बना? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बात समझ आ गई? तो ये जीडीआर है, सॉरी अमेरिका का है ये, तो इसलिए कह रहेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बस, तो ये एडीआर जीडीआर ये होता है, बस इतनी सी बात। अब हमारी कंपनी को क्या मिला? ये ग्लोबल डिपॉजिटरी इंडिया के एक डिपॉजिटरी के टच में रहेगा। ये नॉर्मली बैंक्स वगैरह जो होते हैं इनके टच में रहेगा। अब होगा क्या, इन्फोसिस जो है शेयर्स तो इशू करेगी, इशू ऑफ शेयर्स तो होगा,
बट ये सारे के सारे शेयर्स किसके पास रहेंगे? इनके पास, जो इंडिया में है। इसे कहते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन, ये बंदा इंडिया में ही है, ठीक है। सारे शेयर्स इनके पास हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो इशू हुई हैं, सारा पैसा किसके पास आया? ये ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास आया। ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करता है? इस पैसे को दे देता है इन्फोसिस को, सारा पैसा इन्फोसिस को, और इसके बदले में इसको सिक्योरिटीज इशू हो जाती हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी को कि भैया ऐसा है, ये जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं, ये जो तूने हमें पैसा दिया है, इसके बदले में जो भी हमने शेयर्स इशू किए हैं, मान लीजिए 10 लाख शेयर्स इशू किए हैं, इन शेयर्स पे वोटिंग राइट तेरा है। मतलब ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी है ना, तेरा वोटिंग राइट है। तो जब चाहे हमसे ये शेयर ले ले। कौन कहेगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन। हम तो तेरे बिहाफ पर बस रख के, हम तेरे अमानती हैं। कस्टोडियन मतलब अमानती। हम केवल तेरे अमानती हैं, तेरे अमानती, और कुछ नहीं। तू जान मांगेगा, जान दे देंगे। फिलहाल तेरे बिहाफ पर शेयर्स हम रख के बैठे हैं इंडिया के अंदर, वोटिंग राइट तू ही एक्सरसाइज करेगा। तो क्या जो जीडीआर होल्डर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का होल्डर है, या एडीआर होल्डर, क्या कभी वो वोट डाल सकते हैं? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जीडीआर और एडीआर है, बट मतलब उनको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। उनको केवल एडीआर जीडीआर में इन्वेस्टमेंट मिली है, जो कि सिक्योर्ड है, ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूएसए के इन्वेस्टर होकर एडीआर में इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब है अब आपके ऊपर यूएसए के कानून लग रहे हैं। उससे फायदा क्या मिलता है? से फॉर एग्जाम्पल, जैसे सत्यम ने पैसा डुबाया, तो सत्यम ने जब पैसा डुबाया तो भारत में पैसा डुबा 14,500 करोड़ रुपए। इन्वेस्टर्स को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। अमेरिका के अंदर भी इन्होंने 2,500 करोड़ डुबाया था। इन्वेस्टर्स की सारी भरपाई हुई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओवरसीज प्रॉपर्टी बेचकर इन्वेस्टर्स को कंपनसेट किया गया। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अमेरिकन इन्वेस्टर चाहेगा कि हमेशा मैं एडीआर में इन्वेस्ट करूं रादर देन इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। सिमिलरली दुबई में बैठा इन्वेस्टर्स चाहेगा कि मैं हमेशा इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्ट करूं, और यही कौन चाहेगा? यूरोपियन इन्वेस्टर भी चाहेगा। अमेरिका के कानून पूरे संसार में सबसे सख्त हैं, तो इसलिए अमेरिकन रिसिप्ट को अलग से एडीआर कहा जाता है, और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड के कानून थोड़े अलग हैं, तो इसलिए उन्हें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। अब इंडिया ने भी इसे देखकर कॉन्सेप्ट बनाया। इंडिया ने कहा भाई हमारे देश में इन्वेस्ट करना है तो आओ हमारे पास भी, आपको इसी तरीके से हम आपको आने देंगे। आप हमारे देश में डायरेक्टली पैसा नहीं रेज कर सकते। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये कौन सा बैंक है? स्टेंसी, आपने नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों ने मिलकर एक बैंक को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया, पहले इसे कहा जाता था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अब इंडिया में आना चाहता था। तो इंडिया में आने के लिए हमने कहा भाई जब तुम हमारे अपने देशों में हमें नहीं आने देते तो हम तुम्हें कैसे आने देंगे? आना है तो फिर हमारे ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूट के थ्रू आओ। तो अगर कोई विदेशी इंडिया में अपने शेयर इशू करना चाहता है, अब हम करने नहीं देते, हम कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू आ, तो इसलिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में आईडीआर इशू किया, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ आया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो वो क्या कहता है? ओवरसीज लिस्टिंग की बात करता है। कहता है इंडियन कंपनीज कैन एक्सेस द ओवरसीज इक्विटी मार्केट ओनली थ्रू अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब डायरेक्टली शेयर इशू नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का है, चाहे वो एडीआर हो चाहे वो जीडीआर हो, या फिर अपने डिबेंचर्स आप विदेशों में लिस्ट करा सकते हो। जैसे कि एचडीएफसी के डिबेंचर्स जो हैं वो विदेशों में लिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड एक्सेट्रा। मसाला बॉन्ड क्या होता है? ये क्या मतलब, क्या एमडीएच के मसाले? नहीं, मसाला बॉन्ड का मतलब होता है कि जब सारे का सारा पैसा आपको एक ही साथ मिल जाता है तो इसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। समझ आ गई बात? तो एचडीएफसी के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे मसाला बॉन्ड लिस्टेड हैं। आगे, since more and more business are going global and capital raised from across the border is cost effective, hence this section is inserted. As per this section, such class of the public company may issue such class of the security for the purpose of listing on the permitted stock exchange in the foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed. पूरा पैरा मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस मैंने थोड़ा ज्ञान देना था वो दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एमसीक्यू पर्पस से फिर भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पर्पस से कि अगर भारतीय कंपनी विदेशों में इश्यू करना चाहती है तो कौन सा तरीका है, बस हमें ये बनता है। ठीक है जी। और उसमें से फिर ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा तरीका है एक जिसमें मसाला बॉन्ड डाल देगा, एफसीसीबी डाल देगा, एडीआर जीडीआर डाल देगा, मतलब इस तरीके से एमसीक्यू में पूछ सकता है। आगे बढ़िएगा, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एडीआर और जीडीआर। ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग क्या एडीआर जीडीआर से अलग है? पढ़िएगा, इन अ डायरेक्ट लिस्टिंग, अगर आप डायरेक्ट लिस्टिंग कराते हैं तो क्या होगा, कहता है डोमेस्टिक कंपनी कैन एनलिस्ट इटसेल्फ विद द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्री विदाउट एन इंटरमीडियरी। डायरेक्ट लिस्टिंग में आप बिना किसी इंटरमीडियरी के किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराते हैं। अनलाइक एडीआर एंड जीडीआर, द इंडियन कंपनी कैन डायरेक्टली ऑफर देयर शेयर इन द फॉरेन मार्केट इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टू द फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। कहता है आपके पास यह तरीका है कि इंडियन कंपनी चाहे तो विदेशों में जाकर डायरेक्टली शेयर इशू कर सकती है, ये लिखा है, परंतु ना अमेरिका अलाउ करता है ना यूरोप अलाउ करता है, ना अमेरिका अलाउ करता है ना यूरोप अलाउ करता है, सऊदीज अलाउ करते हैं हमें, और ले देकर और कंट्रियां लाइक और कैसी कंट्रियां लाइक हमारा वो जो दोस्त है मॉरिशियस, ऐसी कंट्रियां अलाउ करती हैं हमें। ठीक है ना, अमेरिका अलाउ नहीं करता हमें, तो हमारी कोई भी कंपनी ने आज तक अमेरिका में जाके शेयर इशू नहीं किए हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 वहां लग जाएगा, वो इस चीज को पसंद नहीं करते, वो एडीआर रूट के थ्रू आते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लॉ में कहता है, लॉ में मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन कंपनी को मना, बट ये और बात है कि वो करने नहीं देते, ये और बात है। वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे इसी रूट के थ्रू आओ, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू, तो हम भी उनसे ऐसे ही बदला लेते हैं कि आना है तो इसी रूट के थ्रू आओ। चले, अब आता है जी डीम्ड प्रोस्पेक्टस और द प्रोस्पेक्टस बाय इंप्लीकेशन और द ऑफर फॉर सेल। हाँ जी, ये क्या क्या है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, किसे कहते हैं जरा समझिएगा। न्यूयॉर्क में कैसे लिस्ट हुआ एचडीएफसी का? फिर डिबेंचर्स थे ना, डिबेंचर्स के लिए एडीआर जीडीआर का डायरेक्टली लिस्ट करवाया आपने, डिबेंचर्स को विदेशों से पैसा रेज किया आपने। चले, और डिबेंचर्स लिस्टेड तो होते ही है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है समझिएगा जरा। डीम्ड प्रोस्पेक्टस ये है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं इन्वेस्टर से पब्लिक से पैसा मंगाना चाहता था, ठीक है, परंतु जैसे ही मुझे पता लगा कि पब्लिक से पैसा मंगाने के लिए सेक्शन 26 का पालन करना है, चाहे आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बना रहे हो या प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, आपको सेक्शन 26 के नियमों का पालन करना है, जो कि बहुत ही विशालकाय नियम है। अगर मैं उन नियमों का पालन करने लगूं तो कम से कम 500-600 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनता है। बाप रे, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई जुगाड़ है, कोई जुगाड़ तो बताओ। तो एक जुगाड़ दिमाग में आया। मैं अपने मित्र मुकेश अंबानी के पास गया, मैंने कहा अंबानी दोस्त ऐसा ऐसा है। उसने कहा जान मांगी होती, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तू करना चाह रहा है वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन है। अब मैंने क्या किया, मैंने मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स ऑफर कर दिए। मैंने कहा अब ये शेयर मैं तुम्हें देता हूं। ओके, अब हमारी टेक्निक क्या थी, मैंने कहा तुम ये शेयर मुझसे लोगे और तुम इंडिविजुअल नाम पे अपने ये शेयर्स बेच दोगे, किसको? पब्लिक को। ओके, क्योंकि तुम तो इंडिविजुअल हो तो तुम्हारे ऊपर ये लगेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर कंपनी एक्ट लगेगा नहीं, कंपनी एक्ट तो कंपनीज पे लगता है, तो तुम्हारे ऊपर लगेगा नहीं। तो इस तरीके से सेक्शन 26 के जंजाल से मैं मुक्ति पा जाऊंगा। 10 करोड़ शेयर मैंने अपने इंडिविजुअल दोस्त को दिए या पार्टनरशिप फर्म को दिए और कहा कि आप पब्लिक के पास ये शेयर, आप अपने ये जो शेयर मुझसे लिए हैं ये बेच दो, बस सेल ऑफ शेयर है और क्या। मुकेश अंबानी को भी आइडिया पसंद आया, मगर अब मुकेश अंबानी है तो बिजनेसमैन, वो इस तरीके से मेरी बातों पे तो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा पोपली साहब लो जी 10 करोड़ शेयर कितने के हैं? मैंने कहा जी 10 रुपए का शेयर है, 90 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर है हर एक। ओके, तो यानी कि कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई? 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, मतलब 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। ओके, अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने कहा ठीक है पोपली साहब मेरी तरफ से ये लो। लिफाफा उन्होंने मुझे दिया जिसमें 101 रुपया पड़ा था। मैंने कहा ये क्या है?
1 अरब रुपए के शेयर मैंने तुम्हें दिए और बदले में 101 रुपया। कहने लगे हाँ, बाकी पैसे तब दूंगा जब पब्लिक से मेरे पास पैसा आ जाएगा, बाकी तब दूंगा। पूरे चक्कर में आपका प्लान था प्रोस्पेक्टस को बचाने का, प्रोस्पेक्टस ना इशू करने का। इस चक्कर में आप एक व्यक्ति के पास पहुंचे जिसको नाम दिया गया इशूइंग हाउस। आपने कहा मैं तुझे शेयर दे रहा हूं, आगे चलकर तू इन्वेस्टर को दे दे और तेरे ऊपर कंपनी एक्ट नहीं लगेगा। बट लॉ कहता है इस पूरे चक्कर के अंदर प्लान क्या है, केवल प्रोस्पेक्टस से बचने का। मगर क्या इशूइंग हाउस तुम्हारे चक्कर में ऐसे ही फंस जाएगा? नहीं, वो कहेगा भाई अगर पब्लिक ने मुझसे ना खरीदे तो इसलिए वो पूरा कंसिडरेशन पे नहीं करेगा, वो पार्ट कंसिडरेशन पे करेगा। लॉ कहता है एग्रीमेंट मुझे लगता है इसी तरीके का होगा, जिसके अंदर पहला पार्ट कंसिडरेशन पे किया जाएगा, पूरा कंसिडरेशन पे नहीं किया जाएगा। और एक दूसरे तरीके का भी एग्रीमेंट बन सकता है। वो क्या? शायद मुकेश अंबानी मेरी दोस्ती में जान देने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठा हो और वो सारा पैसा मुझे दे भी दे, मान लीजिए फुल कंसिडरेशन पे कर दिया, परंतु अब वो तो मेरी मदद करना चाह रहा था बस मुकेश, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम तक अपने पास शेयर रखेगा नहीं। अब वो जल्दी से जल्दी ये शेयर पब्लिक को बेचने की कोशिश करेगा। जल्दी से जल्दी का मतलब है कितने टाइम में? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ ये शेयर पब्लिक को बेचने के लिए आ जाएंगे, विद इन 6 मंथ। लॉ कहता है मुझे लगता है कि अगर कंपनी ने किसी व्यक्ति को शेयर दिए और वो ये शेयर आम जनता को बेच रहा है और जो कंपनी है और जो वो व्यक्ति है उसके बीच में मैं ये मान के चलूंगा कि एग्रीमेंट इन 2 तरीके का है, तो फिर हर वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये इशूइंग हाउस पब्लिक के पास गया है, इसे मैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लूंगा, इसे मैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लूंगा अगर ये दोनों प्रिजम्पशन मेरी सच हो गई तो। पर ये दोनों प्रिजम्पशन सच नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल पार्ट कंसिडरेशन नहीं है, फुल कंसिडरेशन है, प्लस 6 महीने के अंदर शेयर नहीं बेचे, 6 महीने बाद बेचे हैं, तो लॉ कहता है फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। बात बड़ी सीधी सी है, तो फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। यानी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस होने के लिए इन दोनों प्रिजम्पशंस का होना जरूरी है। समझ आ गई बात? बीच में इशूइंग हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कंपनी इशूइंग हाउस को दे रही है और इशूइंग हाउस पब्लिक को दे रहा है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर जानता था कि ये लूप होल लॉ के अंदर है। इन्होंने पहले से ही फ्रॉम द डे 1 इस लूप होल को बंद करके रख दिया। ये वो ढक्कन है जो पहले ही खुली बोतल पे लगा दिया, तो इसलिए बोतल कभी खुली नहीं जिंदगी में। बात समझ आई? तो इसलिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया? शेयर्स दिए मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी अगर ये शेयर पब्लिक को देता है, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टस को बचाना, तो हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। लॉ मेकर ने शुरुआत से डे 1 से लिख दिया। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस में 2 प्रिजम्पशंस चलती हैं। पहला, पार्ट कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो सकता है, और दूसरा विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ ये शेयर बेचने के लिए आ जाएंगे पब्लिक के पास। ये दूसरा प्रिजम्पशन से इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है जी, चलिए तो मतलब पढ़िएगा। कहता है अगर कंपनी अलॉट करती है कोई सिक्योरिटी विद अ व्यू कि ये सिक्योरिटी बाद में पब्लिक को ऑफर की जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड, ये कौन करेगा? बाय इशूइंग हाउस। पब्लिक के पास कौन जाएगा? इशूइंग हाउस जाएगा। ठीक है जी, तो इसे क्या मान लिया जाएगा? इसे प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, और पूरे का पूरा कंपनीज एक्ट इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने यहां पे भी छोड़ा नहीं है। वो कहता है जी भाई वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू इशूइंग हाउस आम जनता के पास गया है, मैं उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान रहा हूं, और अगर वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है तो उसे सेक्शन 26 के अनुसार ही होना पड़ेगा। ले, इसी से बचने के लिए तो मैं भाग रहा था, तो लॉ मेकर ने पकड़ के फिर मुझे वहीं डाल दिया कि अगर आप पब्लिक के पास गए, इशूइंग हाउस के थ्रू गए, तो इशूइंग हाउस ने जो डॉक्यूमेंट पब्लिक को इशू किया है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। अगर वो प्रोस्पेक्टस के रूप में डीम्ड माना जाएगा तो उसे भी प्रोस्पेक्टस के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ले देके फिर मैं वहीं फंस गया, तो इससे अच्छा मैं प्रोस्पेक्टस ही इशू कर लूं फिर। ठीक है ना? तो यही मैंने कहा ना, एक लूप होल था जिसे बंद कर दिया डे 1 से ही, कि ऐसा ना हो पाए आगे। अब पूरे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ हैं प्रिजम्पशंस।
प्रिजम्पशंस क्या हैं? वो कहता है इट शैल बी एविडेंट दैट एन अलॉटमेंट वाज मेड विद अ व्यू टू ऑफर देम टू द पब्लिक। अगर शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं विद इन 6 मंथ आफ्टर दे वर अलॉटेड टू द इशूइंग हाउस, यानी कि इशूइंग हाउस को अलॉट हुए शेयर्स और इशूइंग हाउस 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिक के पास सेल करने के लिए चला जा चुका है। फिर द होल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर और डिवेंचर हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। 100% कंसिडरेशन नहीं रिसीव्ड हुआ है, 100% कंसिडरेशन रिसीव्ड नहीं हुआ है। वो कहते हैं बुक में सेक्शन 25 लिखा हुआ है, माते जी बेटा सेक्शन 25 ही है, मगर सेक्शन 26 यार तू पूरी कहानी दोबारा सुनियो यार। सेक्शन 25 ही है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का, मगर मैंने कहा कि प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट कैसे होता है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, ये कहा है। ठीक है, दो अलग अलग बातें बोली हैं। प्रोस्पेक्टस के ड्राफ्टिंग सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग होती है, जो कल बताई थी, पिछली क्लास में बताई थी। बढ़े आगे चले। फिर एक सेबी का केस है, ये सारे केस लॉस मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, लास्ट वाली क्लास में। अब क्या कहता है? कहता है मैटर्स टू बी स्टेटेड एडिशनली डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर। देखो जी, वो कहता है जो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है वो तो तुम्हारे ऊपर लगेगी लगेंगी, उसके अलावा और रिक्वायरमेंट भी डाल दी। मतलब लॉ मेकर का उद्देश्य यही है कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस की बेटा सोच भी मत लेना, सोच भी मत लेना डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। हाँ जी, फॉलोइंग मैटर नीड टू बी स्टेटेड इन द डीम्ड प्रोस्पेक्टस इन एडिशन। खाली प्रोस्पेक्टस इशू करते तो 26 लगता, अब डीम्ड कर रहे हो तो कुछ एडिशनल भी हैं। पहला, स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन टू विद द ऑफर रिलेट्स। मतलब कितना कंसिडरेशन आपको आना है। द टाइम एंड प्लेस एट विद द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अलॉटमेंट में बी इंस्पेक्टेड। इशूइंग हाउस और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हम कहां पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? द पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टर एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए जो इशूइंग हाउस है वो डायरेक्टर है तो उसका भी नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा आगे। फिर साइनिंग ऑफ द डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कहता है जी माना जाएगा सफिशिएंट है कि अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस को कंपनी के बिहाफ पर 2 डायरेक्टर साइन कर लेंगे तो माना जाएगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वो ढक्कन है जो लॉ मेकर ने बिल्कुल बंद कर रखा है। ये मैंने जो एग्जांपल दिए सारे के सारे एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं, देखिएगा। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं एग्जांपल। मैंने कहा जी पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक के पास जाना था, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता था, परंतु सेक्शन 26 का कंप्लाई करना पड़ता, तो इसलिए मुकेश अंबानी के पास गए जो कि इंडिविजुअल थे। इन्हें नाम क्या दिया गया? इशूइंग हाउस। अब मुकेश अंबानी पब्लिक के पास पहुंचेंगे, मुकेश अंबानी पब्लिक के पास पहुंचे तो वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो पहुंचे उसे भी प्रोस्पेक्टस मान लूंगा, और अगर वो प्रोस्पेक्टस है तो सेक्शन 26 के नियमों का उसे पालन करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में प्रिजम्पशन क्या है कि पोपली इंडस्ट्री लिमिटेड जब इशूइंग हाउस के पास गई तो फिर पब्लिक से पैसा आने के बाद इशूइंग हाउस पे करेगा पूरा अमाउंट, पहले वो केवल पार्शियल कंसिडरेशन पे करेगा। ये है प्रिजम्पशन नंबर 1। प्रिजम्पशन नंबर 2 है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शायद इशूइंग हाउस ने फुल कंसिडरेशन पे कर दिया हो, बट फिर पब्लिक के पास शेयर बेच दिए गए विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है जी। अब हुआ क्या? मैंने कहा जी कंपनी अगर इशूइंग हाउस के पास जाती है और इशूइंग हाउस पब्लिक के पास जाता है, पूरा कंसिडरेशन पे हो गया और शेयर्स पब्लिक को भी 6 महीने बाद मिल रहे हैं, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट अब अप्लाई नहीं होगा। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यहां पर सिंपल सा सेल है, सेल ऑफ शेयर टू द पब्लिक है। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। चले, अब आता है जी हमारा सेक्शन 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर्स लिखे जाएंगे? प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर्स लिखे जाएंगे? लो जी, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कहता है जी ऐसा है, सुनो ध्यान से, कि पहली बात, हर प्रोस्पेक्टस जो कि पब्लिक कंपनी के बिहाफ पर इशू किया जाएगा वो एक डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। ये एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो कि सेबी बताएगी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज तक सेबी ने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर तो लॉ कहता है अगर सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बता रही कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन तब तक दो जो कि सेबी एक्ट के अंदर लिखी गई है। जब तक सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं ला पाई तब तक वो सारी इंफॉर्मेशन दे दो जो कि सेबी एक्ट में लिखी गई है। यहां तक भी क्लियर?
नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस के अंदर एक चीज जरूर लिखी जाएगी कि हमने कंप्लायंस किया है कुछ एक्ट का। कौन से का? पहला तो कंपनीज एक्ट का, दूसरा सेबी का, और तीसरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जो कोई होता है कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। जो इशू करने वाली कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। लॉ कहता है जी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब अभी तक जितने पॉइंट आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कब? अगर आप राइट शेयर्स ला रहे होगे, और दूसरा जब आप बोनस शेयर्स ला रहे होगे। राइट शेयर्स में किस तरीके की जरूरत है? सोचो ना प्रोस्पेक्टस इशू करने की। क्यों इशू करोगे? आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर दे रहे हो, कोई नए शेयर होल्डर तो आ नहीं रहे, तो फिर उन्हें कंपनी के बारे में क्या बताओगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो वैसे ही कंपनी के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा कि मेरे पोपली का मतलब होता है कि सुबह के 8 बजे, तो आप जानते हैं कि एग्जैक्ट 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। अब आप तो एग्जिस्टिंग हो गए ना, तो आप तो जानते ही हैं कि मैंने कह दिया अगर 8 बजे, तो 8 बजे का मतलब है 8 बजे। क्या आज तक 8:01 होने दिया मैंने? बोलो बोलो बोलो। तो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो कंपनी को जानते ही हैं, तो इसका मतलब है कि उनको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट, बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप गए गुरुद्वारे के अंदर लंगर करने के लिए। गुरुद्वारे में लंगर बंटते हैं ना, तो आप गए गुरुद्वारे के अंदर लंगर करने के लिए। अच्छा, गुरुद्वारे में लंगर में मिलती है दाल और मिलती है रोटी। तो जैसे ही आपके पास दाल और रोटी आई, आपने कहा ये नहीं चाहिए, तो वहां जो सेवादार थे उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए? आपने कहा मेरे को ना आज छोले भटूरे ला दो, साथ में वो लैटे कॉफी होती है ना, एक वो ला देना। अच्छा, सलाद में मेरे पास आना चाहिए हरी मिर्च और प्याज और टमाटर, ये काट के ले आना। बस तेरी ऐसी की तैसी, गुरुद्वारे में आया या मतलब वो येलो चिल्ली रेस्टोरेंट में पहुंच गया संजीव कपूर के? हैं? ये क्या हो रहा है? मतलब एक तो वो तुम्हें लंगर करवा रहे हैं भक्ति भाव से, सेवा भाव से, और तुम उसके अंदर भी अपनी डिमांडें रख रहे हो कि ना छोले भटूरे में, भटूरे के अंदर थोड़ा तेल कम हो और छोले में मिर्ची ज्यादा हो। वाह! मतलब एक तो तुझे लंगर करवा रहे हैं और ऊपर से तू अपनी डिमांडें अलग रख दे हैं। तो भाई जो सेवा भाव से दिया जा रहा है उसे एक्सेप्ट कर। यही तो है बोनस। बोनस क्या है? यही तो है, कंपनी अपनी इच्छा से फ्री में शेयर दे रही है। तुम कह रहे हो रुक, है तो फ्री में, मगर पहले मुझे कंपनी के बारे में बताओ, पूरी इंफॉर्मेशन दो। अबे ढक्कन, तेरे कौन से पैसे लग रहे हैं? तुझे फ्री में बोनस दिया जा रहा है, उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे? वाह, कमाल हो गई बात। तो इसलिए टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटिंग टू द शेयर्स और डिबेंचर्स, जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम है जैसे कि एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब नजर आ रहा हूं तुम्हें, ठीक है, मान लीजिए मैं नजर आ रहा हूं, इतने में तुम्हें दूसरा पोपली भी नजर आने लग गया, तो तुम क्या कहोगे? दो दो पोपली, दो दो पोपली, दो दो पोपली, ठीक है। तो जो दूसरा पोपली है वो भी मेरे जैसे कपड़े पहन के खड़ा है, मेरे जितने ही लंबे लंबे बाल हैं उसके भी। तो फिर तुम क्या कहोगे? यार ये तो यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं। हाँ, वो जो दूसरा पोपली है आज तुम्हें बोनस में मिला है। तो बोनस हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल एग्जिस्टिंग शेयर की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टिंग शेयर की अगर पेड अप वैल्यू 10 है तो इनकी भी 10 रहेगी, उनकी नॉमिनल, उनकी फेस वैल्यू 10 है तो इसकी भी 10 रहेगी। ध्यान रखना, बिल्कुल सेम एग्जिस्टिंग क्लास की तरह होते हैं। तो यानी कि वही लिखा है कि अगर प्रोस्पेक्टस इशू, अगर मतलब कोई नीड नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की इन रिलेशन टू द शेयर्स और डिबेंचर्स जो कि यूनिफॉर्म हैं और जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं और कोट है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है ना। तो यानी कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर्स वगैरह ऑलरेडी लिस्टेड हैं, और अगर वो बोनस इशू करने जा रही है तो अब उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब सर अगर ये शेयर, ये वाली लास्ट लाइन ना हो कि वो लिस्ट ना हो, अगर लिस्ट ना हो तो फिर अनलिस्टेड कंपनी हो गई। अनलिस्टेड कंपनी है, बोनस इशू करने जा रही है, तो उसको तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चले
डिबेंचर में बोनस बना तो नहीं है, ये और बात है, कंपनी देती नहीं है, बट मना तो नहीं है। चले, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए कि किस डेट को प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है। आगे, प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस विद द अदर फॉर्मेलिटी। हाँ जी, कहता है जी नो प्रोस्पेक्टस शेल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जब तक कि उसकी कॉपी को साइन नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा एज अ डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर होंगे वो साइन नहीं करेंगे, प्रपोज्ड डायरेक्टर और इज ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी, मतलब कई बार फॉरेन में डायरेक्टर बैठा है तो वो अपना इंडिया में अटॉर्नी अपॉइंट कर देता है, ठीक है ना, और वो फिर जाकर रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। चाहे आपने फिक्स्ड प्राइस के इशू की स्टेजेस देखी हो या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के स्टेजेस देखी हो, एक चीज कॉमन होगी, पब्लिक के पास इशू होने से पहले प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है ना। चले, फिर ये अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, ये वाला, एक्सपर्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेकिंग अ स्टेटमेंट। जब आपने बेसिक की क्लासेस की थी तो बेसिक की क्लासेस में एक्सपर्ट की डेफिनेशन आई थी सेक्शन 2 क्लॉज 38, वहां पर मैंने आपको करवाया था लिंक करना सेक्शन 26 के साथ, वहां लिखवाया था। तो एक्सपर्ट कौन होता है हमने वहां देखा था, सीए, सीएस, सीएमए और कोई भी वैल्यूअर वगैरह हमने वहां पर देखा था। अब कहता है जी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, पहली बात तो ऑप्शनल है कि डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सपर्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेकिंग अ स्टेटमेंट, क्या मतलब है, कहता है प्रोस्पेक्टस शेल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस में किसी भी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नहीं आएगी अगर ये एक्सपर्ट जो है इसके दामन पर दाग लगा हुआ है। अगर इस एक्सपर्ट के दामन पर दाग है तो फिर स्टेटमेंट नहीं आएगी। कैसे दामन में दाग का मतलब, एक्सपर्ट वो व्यक्ति है जो कि इंगेज है या इंटरेस्टेड है कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में, तो ये व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं बनेगा। पता लगा रिलायंस के शेयर हो रहे हैं इशू और मुकेश अंबानी एक्सपर्ट बन के कह रहे हैं कर लो कर लो कर लो, वाह 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 वाह, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक्सपर्ट ने अपनी रिटर्न कंसेंट ही नहीं दी एक्सपर्ट बनने के लिए, या फिर एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी बट विड्रॉ कर ली है इससे पहले कि आरओसी के पास ये प्रोस्पेक्टस जाता, वो विड्रॉ कर ली है। तो इन तीन केसेस में एक्सपर्ट की कंसेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं आएगी। समझ आई बात, बोलो ना हाँ। नेक्स्ट, फिर हर प्रोस्पेक्टस को अपने चेहरे पर लिखना होगा, वो क्या, कि वो कंप्लाई कर रहा है, किस चीज को कंप्लाई कर रहा है, किन चीजों को। पहला, उसकी कॉपी डिलीवर कर दी गई है पब्लिक के पास इशू होने से पहले, किसके पास, आरओसी के पास। एंड दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के साथ इशू होने जरूरी हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं। तो इस बात की एक डिक्लेरेशन या कंप्लायंस बताया जाएगा। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होने जरूरी हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था मगर अब नहीं है, तो इसलिए, मगर यहां पर नहीं है मगर फॉरेन कंपनी में है, तो फॉरेन कंपनी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन बिफोर रजिस्ट्रेशन। कहता है जी रजिस्ट्रार के पास जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे प्रोस्पेक्टस का, तो तब तक रजिस्टर्ड नहीं करेगा जब तक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन आर कंप्लाइड विद, मतलब आपने सारी फॉर्मेलिटीज का पूरा ना कर लिया हो, एंड कंसेंट ना मिल गई हो जब तक सभी व्यक्तियों से जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मेरे लिए एमसीक्यू पर्पस से ये रेलेवेंट है कि प्रोस्पेक्टस कब तक इशू हो जाना चाहिए पब्लिक को, विद इन 90 डेज। 90 डेज कहां से, जब आरओसी के पास आपने रजिस्टर्ड करवाया उसके 90 दिन के अंदर अंदर। तो मेरे लिए 7 पॉइंट रेलेवेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, मेरे पास 6th पॉइंट ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा मगर फिर भी इसे पढ़ना चाहिए। 5th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, 4th पॉइंट भी अच्छी कैटेगरी का है, एंड 3rd पॉइंट एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, 2nd पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है और 1st पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब आता है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा बोलता हूं, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 27। मैं चैलेंज देता हूं कि अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो 90% बच्चे गलत लिख के आ जाएंगे सेक्शन ही। 90% बच्चे सेक्शन गलत लिख के आ जाएंगे अगर ये सेक्शन आ गया।
क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है और कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे भगवान मालिक हैं। अब सुनना, मैं आपको बड़े रहस्य की जो बात बता रहा हूं वो सुनना। दो सेक्शन बिल्कुल सेम है, सेक्शन 13 और सेक्शन 27। एक एक शब्द इनका सेम है। ये कहता है ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कहता है ऑल्ट्रेशन या वेरिएशन, बात एक ही है, ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अच्छा, ऑल्ट्रेशन इन एमओए, ये दो तरीके के केस में हो सकता है। एक अनलिस्टेड कंपनियों में क्या होगा और एक लिस्टेड कंपनियों में क्या होगा। अब ये जो लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिप्टो सेम है। तो अब समस्या ये आएगी कि अगर लिस्टेड कंपनी के बारे में पूछ ले तो मुझे सेक्शन 13 का रेफरेंस देना है या सेक्शन 27 का रेफरेंस देना है। कंटेंट सेम है, 100% सेम कंटेंट है, तो मैं डिफरेंस कहां से ढूंढूं? सेक्शन का। पहली बात तो ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सेक्शन मत लिखना, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। मगर फिर कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए मैं तरीका बता देता हूं। वो क्या है? अगर तो वो कहे तुमसे कि कंपनी मेमोरेंडम में चेंज करना चाह रही है तो सेक्शन 13 लगेगा। इफ ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन मेमोरेंडम, अगर क्वेश्चन में ये कहे तो अप्लाई करना सेक्शन 13। पूछ लूं एक ऐसा क्वेश्चन तुमसे अगले टेस्ट में, देख लेंगे पहचान पाते हो कि नहीं। अगर ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस कह दे तो लगा देना सेक्शन नंबर 27। बस इतना सा ध्यान रख लेना। लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में ध्यान रखना। लिस्टेड कंपनीज के केस में संडे है ना, कल आएगा चलो एक क्वेश्चन पेपर, बताना मुझे उसमें प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन घुसा पड़ा होगा, उसको पहचानना होगा 27 है या 13 है। मैं हिंट दूंगा नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो जी देखेंगे। अब ये तो खैर हो गया कि पहचानना कैसे है। अब इन दोनों का कंटेंट क्या है? मैंने कहा ये कंटेंट तो सेम है, कंटेंट क्या है? कंटेंट देखते हैं, कंटेंट में है क्या। हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल ओला इलेक्ट्रिक, ये बाइकें बनाता है, स्कूटर बनाता है, वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इन्होंने 100 करोड़ रुपए पब्लिक से रेज किया, फ्रॉम पब्लिक। इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगानी थी, कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कुछ क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना था, जो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसमें से इन्होंने यूटिलाइज कर दिया ₹60 करोड़ यूटिलाइज कर दिया। अब रह गया 40 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड। ओहो, इन्होंने कहा ये क्या हुआ यार, हमने तो सोचा था कि 100 करोड़ पूरा खर्च हो जाएगा मगर 60 करोड़ में काम बन गया, तो अब 40 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड है, तो अब इसका क्या करें। हालांकि सेबी बहुत सख्त है इस मामले में कि तुमने 100 करोड़ क्यों मंगाया जब तुम्हें पता नहीं था 100 करोड़ लगेगा। तो सेबी कहता है कि भैया मुझे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए, बट अब बच गया 40 करोड़, तो क्या करें। अब लॉ कहता है ये जो 40 करोड़ है इसके लिए ये ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम जाना चाहेंगे स्टील इंडस्ट्री के अंदर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। क्या ये पब्लिक के साथ धोखा नहीं है? वो पब्लिक जिन्होंने आपको पैसा दिया था ये सोच के कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे,
अब आप कह रहे हैं आप स्टील बनाएंगे, तो स्टील ही इन्वेस्टमेंट करनी होती तो पब्लिक सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखती, टाटा स्टील को देखती, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखती, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी विशाल, जिंदल स्टील को देखती। इतनी बड़ी बड़ी विशाल का एक कंपनी खड़ी हुई है ओला, तुम तो हो ही क्या कि तुम्हें देखती पब्लिक, तुम्हारे पास क्यों आती? तो तुमने तो कहीं ना कहीं ख्वाब दूसरे दिखाए और कर को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिखाया आपको कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा और क्लास में पढ़ाने में लग गया, म्यूजिक सिखाने लग गया मैं, तो ये तो गलत हो गया कि मैंने फीस लॉ के लिए और क्लास में म्यूजिक सिखा रहा हूं मैं, तो ये तो गड़बड़ हो गई लोगों के साथ। तो फिर अब लॉ कहता है, पहली बात, ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी होने का मतलब है कि ये आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू करवाना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट, अच्छा वो ऐसा क्यों होता है? लिस्टेड कंपनी में पोस्टल बैलेट होता है? नहीं 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 नहीं, हमने देखा पोस्टल बैलेट कब लगता है। पोस्टल बैलेट लगता है कब? जब कंपनी के 200 से ऊपर मेंबर हो। ठीक हो गई इतनी बात? 200 से ऊपर मेंबर पे पोस्टल बैलेट लगता है। अब अगली बात, लिस्टेड कंपनी में, जो शायद आपको नहीं पता होगी बट अपने नॉलेज के लिए अपने पास रख लीजिएगा, लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए। किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1000 शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए सुमन सौरव, तो एकदम वेला है, कोई काम नहीं है नारायक तेरे पास? यहां पे ध्यान दे, कॉन्सेप्ट पे बताओ, फालतू की बातें। हाँ जी, तो अब हुआ क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गई इतनी बात? अब आपको न्यूज़पेपर के अंदर ये पब्लिकेशन भी करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो, रीजंस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी? अब अगली बात, मैंने कहा जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के लिए 75% वोट फेवर में चाहिए होते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि कुछ मेंबर अगेंस्ट में हो? यस। कुछ एसेंट में होंगे, कुछ डिसेंट में होंगे। अब ये जो डिसेंट में है, इनको कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा? हाँ जी, कोई नाम बताएगा? इनको क्या कहा जाता है? चलो जी, हो गया। चलो, हाँ जी, कहां गया मैं, कहां गया? हाँ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होगा तो कुछ लोग होंगे एसेंट में और कुछ लोग होंगे डिसेंट में। अब ये जो डिसेंट में है, मतलब डिसेंट का मतलब है कि ये जो अगेंस्ट में है, जिन्होंने वोट अगेंस्ट में डाला है, तो इन्हें नाम दिया जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या नाम दिया जाता है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला है। अब हालांकि जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं वो लिखा हुआ है कि इनकी संख्या कम से कम 10% होनी चाहिए, बट छोड़ो, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है फिलहाल। तो 10% के कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने डिसेंट किया है, उनको आपको एक सम्मानजनक विदाई देनी पड़ेगी, कॉल्ड एज एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अब ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा सम्मानजनक होनी चाहिए। सम्मानजनक का मतलब है कि अगर सेबी की गाइडलाइंस पढ़े हम, तो वहां पे लिखा होता है कि जो पिछले 52 हफ्ते का, मतलब पिछले 1 साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस है ना, वो हाईएस्ट प्राइस इन्हें पे करना पड़ता है। इसे कहते हैं सम्मानजनक विदाई। तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 27 पढ़िएगा, क्या कहता है जी 27? कंपनी shall not vary the terms of contract referred to in prospectus except by the way of special resolution। पहला, जो नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का या पोस्टल बैलेट का, वो नोटिस भी पब्लिश होना चाहिए न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश एक वर्नैक्युलर।
वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहां पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया जाएगा पर न्यूज़पेपर के अंदर कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो होंगे उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देंगे, या तो कंपनी के प्रमोटर जो कि एक चेंज करवा रहे हैं, या फिर बड़े बड़े शेयर होल्डर कॉल्ड एज कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। प्राइस कैसे निकाला जाएगा एग्जिट अपॉर्चुनिटीज पर, सेबी बताएगी। अब सेबी क्या बताती है, 52 वीक्स का हाई, ठीक है ना, बट ये आपके ज्ञान के लिए है, ज्यादा वहां चौधरी मत बन गया ना, आप लिखना प्राइस एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। फिर ये पैरा सबसे रेलेवेंट है, इसी से स्टार्ट करना, कोशिश करना स्टार्ट इससे करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनना चाहिए आपका। समझ आ रही है बात, चाहे सेक्शन 13 आए या 27 आए, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा। क्या कहता है, कहता है अगर कंपनी ने रेज्ड किया है पैसा पब्लिक से प्रोस्पेक्टस के थ्रू और अब अनयूटिलाइज अमाउंट बचा है, तो कंपनी अपना ऑब्जेक्ट तब तक ऑल्टर नहीं कर सकती जब तक कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए पोस्टल बैलेट के थ्रू। अगली बात, नोटिस की एडवर्टाइजमेंट जरूर की जाएगी, ये रूल्स में लिखा है कि भैया हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। नोटिस शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। यहां से शुरुआत करना, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चले अब अगला सेक्शन, सेक्शन 28, जिसके बारे में हम जानते हैं। वो क्या जानते हैं, याद करो ना, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शेयर, जैसे अनिल अंबानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर रिलायंस पावर के बेचना चाह रहे हैं, किसको, पब्लिक को, तो इसे क्या नाम दिया था, ऑफर फॉर सेल किया था। यानी कि इनके पास 100% शेयर थे, अब ये 25% स्टेक अपनी बेचने जा रहे हैं, यही एग्जांपल लिया था हमने। तो फिर अब जो 25% स्टेक अपनी बेचने जा रहे हो, तो पहला तो हो सकता है कि अनिल अंबानी खुद मार्केट में निकल जाएं ये शेयर बेचने के लिए। तो कैसे बेचोगे, कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसलिए अनिल अंबानी क्या करेंगे, अगर ये 25% स्टेक बेचना चाह रहे हैं तो फिर अब कंपनी के नाम से एक प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा, जिसमें आम जनता को पहले ही बता दिया जाएगा, आम जनता जब आप इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ये पैसा आपका सारा का सारा अनिल अंबानी की जेब में जाएगा, अनिल अंबानी को पैसा मिलेगा, मगर बदले में अनिल अंबानी के 25% स्टेक कंपनी में कम हो जाएगी, 25% आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक से आई है माइनस कर देना, जितने एक्सपेंसेस इन इशू हैं वो सारे माइनस करके अमाउंट जो है अनिल अंबानी को सौंप दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, तो इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। पढ़ना शुरू कीजिएगा। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, कहता है जी अगर मान लीजिए सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रपोज करते हैं कि हम अपनी पार्ट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक को देना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। यस, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ऑफर फॉर सेल पब्लिक को दिया जाता है तो उसे प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है, और वो प्रोस्पेक्टस है तो फिर उसे प्रोस्पेक्टस के नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए, यानी कि उसका कंटेंट भी सेक्शन 26 के मुताबिक ही होना चाहिए, और उसके सारे लाइबिलिटीज के प्रोविजन, मतलब अगर आपने सेक्शन 26 का पालन ना किया तो आपके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटी लगेगी वो भी सेक्शन 26 के अनुसार, मतलब वो भी जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वही होना चाहिए। लाइबिलिटी की बातें कहां लिखी हुई है, 35, 36 यहां पर, तो वो कानून भी इसके ऊपर अप्लाई होंगे। फिर कहता है जी मेंबर चाहे वो इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, हुज शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, वो कंपनी को ऑथराइज करेंगे, कलेक्टिवली ऑथराइज करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अनिल अंबानी अपने दोस्त चिंटू के साथ मिलकर शेयर ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को 25%, तो चिंटू और अनिल अंबानी दोनों मिलकर कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि उनके बिहाफ पर शेयर बेचने का सारा काम कौन करेगी, कंपनी करेगी। ठीक है जी, और उन्हें क्या होगा, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इसके बदले में रीइंबर्स करना पड़ेगा। जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी को इनकर्ड हुए हैं ये शेयर इशू करने में, वो सारे एक्सपेंसेस ये रीइंबर्स करेंगे, कंपनी को वापस करेंगे। ठीक हो गई इतनी बात। आगे, मगर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऑफर फॉर सेल जब भी आप लाओगे तो कुछ ऐसे बातें हैं जो कि आपको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज हर प्रोस्पेक्टस के अंदर जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं तो उसके अंदर ये बातें आती हैं, बट ऑफर फॉर सेल में ये बातें नहीं आती। कौन कौन सी, पहला,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगता है। बड़ी सीधी सी बात है, कौन सा कंपनी शेयर इशू कर रही है कि हम कहीं 90% की एप्लीकेशन आएगी तभी अलॉट करेंगे। अनिल अंबानी शेयर बेच रहा है। अब वो शेयर बेच रहा है 50,000, पब्लिक ने 30,000 ले या 40,000 ले, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी होती है, 5% या 25%, अभी आने भी वाला है। बट फिलहाल जब जब अनिल अंबानी अपने शेयर बेचेंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा 5% 25% वाला। फिर द प्रोविजन रिक्वायरिंग द स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो आपको एक एक रुपए का, मैंने अभी बताया था, हिसाब देना पड़ता है कि भाई आपको ना एक स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड डालनी पड़ती है, जिसमें कहा जाता है कि हम प्लांट एंड मशीनरी पे इतना खर्चा करेंगे 100 करोड़, हमने इतना खर्चा किया 100 करोड़, हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर इतना खर्चा करेंगे 10 करोड़, हमने इतना खर्चा किया 10 करोड़। मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आती है। सभी बड़ा स्ट्रिक्ट है इस बारे में कि पहले से पब्लिक को बताओ कि कहां कहां पैसा खर्च करोगे तुम, और फिर वो जो खर्च कर रहे हो उसकी स्टेटमेंट भी मुझे दो। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, ये ऑफर फॉर सेल में देने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो भी पैसा रेज होगा कहां जाना है, अनिल अंबानी की जेब में। समझ गए? चलिए, उसके बाद फिर कहता है एनी अदर प्रोविजन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय द ऑफरर। अगर मान लीजिए अनिल अंबानी कोई कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने इनकम टैक्स के पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है, हाउ डज इट मैटर टू अस? हम तो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अनिल अंबानी की खुद की इन्वेस्टमेंट, पर्सनली इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना ले रहे हैं, हम तो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर अनिल अंबानी रिटर्न भरे ना भरे मुझे क्या मतलब है? तो इसलिए अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाए हैं कोई लॉ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही कंपनी ने कंप्लाई ना किया होता तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन आता, तो वो जस्टिफिकेशन अब देने की जरूरत नहीं है यहां पर, जब भी ऑफर फॉर सेल आएगा। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अभी तक तो हम जानते थे वो क्या, कि कभी भी लिस्टेड कंपनियां अगर शेयर्स इशू करती हैं तो फिर प्रोस्पेक्टस इशू होता है। जब जब लिस्टेड कंपनियां आएंगी मार्केट में तब तब प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, बोलो ना हाँ, लिस्टेड कंपनियों को। बट फिर चेंज किया गया, कंपनी एक्ट के द्वारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया और कहा गया कि अब लिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड कंपनियों को भी डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओ, अनलिस्टेड को भी, यस। कहता है जी हर वो कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर दे रही है, ठीक है, वो तो हो गई लिस्टेड में हो गई, या फिर वो क्लास ऑफ द कंपनी जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, ये कौन सी के लिए है? अनलिस्टेड के लिए है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ये कंपनियां आज के बाद अपने शेयर्स केवल तभी इशू कर सकती हैं जब वो डीमैट फॉर्म में आएंगी, डीमैट फॉर्म में आएंगी। तो यानी कि यहां पर सेकंड पॉइंट के अंदर अब नोटिफाई हो चुका है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये और बात है, ये और बात है कि जब से नया सिलेबस मई 24 से आया है तब से इससे रिलेटेड जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस थी वो सिलेबस में हटा दी गई है। पहले हुआ करती थी, पूरी डिटेल में गाइडलाइंस थी, अब उन गाइडलाइंस का समरी रूप केवल ये नीचे जो लिखा हुआ है बस ये आपके सिलेबस में है। तो आप आईसीआई को आज ही थैंक्स का लेटर डाल सकते हो क्योंकि वो गाइडलाइंस बहुत बड़ी थी, तो अब आप आज ही थैंक्स का मैसेज डाल सकते हो बस, क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, बस तुम ही हो, ये कह सकते हो आईसीआई को, ठीक है ना। चलिए, तो उसके लिए नोटिफाई हो चुका अनलिस्टेड कंपनी। मगर आपकी क्लास में कई ऐसे कलाकार बैठे होंगे अब जो कहेंगे देखो हम अब लिख के दिखाएंगे अनलिस्टेड कंपनी। अबे लिखना वो है जो लॉ में लिखा है, सच अदर क्लास ऑफ द पब्लिक कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। वहां पे चौधरी मत बनना कि मैं दिखाता हूं अनलिस्टेड कंपनी लिखकर, समझ गए? जो लॉ में लिखा है वही लिख के आना। वो जिसने चेक करना ना पेपर, वो इतना समझदार नहीं होगा जितनी समझदारी तुम वहां पे लाओगे। तो इसलिए अपनी समझदारी पे कंट्रोल रखना वहां पर। जैसे एक कॉन्सेप्ट आएगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, मैंने बताया शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अलाउ है, मगर लिखना कॉन्सेप्ट कौन सा है कि उन इंडस्ट्री को अलाउ है जो सेबी कहेगा। लॉ में यही लिखा है, सेबी ने अलाउ किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये और बात है। बच्चा मेरे को टेस्ट दे रहा है उसी में लिख रहा है, सेबी नाम ही नहीं है, लिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउ है।
भाई यार एक तो चौधरी जल्दी बनते हैं हम, ठीक है। चलिए तो यही लिखना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां मत पेल के आना वहां पर। आगे, शिव शर्मा वीडियो पब्लिकली है, ये बेचारों की अलग ही टेंशन चल रही होती है। ये क्लास में आते हैं लेट, इन्हें पता नहीं है पोपली का मतलब 8 बजे होता है, ये लेट आते हैं, फिर कहते हैं वीडियो पब्लिकली है। हाँ पब्लिकली है यार। आगे बढ़ते हैं, कहता है जी इन केस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ द अनलिस्टेड कंपनीज, कौन सी है? पब्लिक, बस पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। द सिक्योरिटी शेल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन द डीमेट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट। ले देकर वही बात लिख रहा है नालायक, बार बार वही पेली जा रहा है बात को। बात तो वही है कि अनलिस्टेड कंपनी आल्सो टू कन्वर्ट इट्स सिक्योरिटी इनटू डीमेट। हां बस यही कह रहा है। कहता है जी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी भी जो शेल बी हेल्ड, मतलब आप हेल्ड भी करोगे डीमेट फॉर्म में, ट्रांसफर भी करोगे तो डीमेट फॉर्म में, होल्ड भी करोगे डीमेट में, ट्रांसफर भी करोगे डीमेट में। ओ प्रियांशु यहां ध्यान दे नालायक। ऑप्शंस टू अदर कंपनीज, कहता है जी एनी कंपनी अदर देन द कंपनी मेंशन्ड अबव। ओ ये कौन सी कंपनियां हैं? प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनियों की, उनके लिए भी ऑप्शन है। यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी को भी चुल मच जाए और प्राइवेट कंपनी में कहे नहीं 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 हम भी डीमैट में जाएंगे, तो लॉ कहता चला जा, अपने बाप का क्या जाता है। इट्स सिक्योरिटी इनटू डीमैट फॉर्म, तो आप भी करवा सकते हो। ले देकर सेक्शन बेजान है, सेक्शन के अंदर कोई जान नहीं है। जान थी पहले परंतु वो सारी जान खींच ली गई है अब। मतलब सेक्शन की आत्मा सिलेबस में नहीं है, सेक्शन का बचा हुआ पार्थिव शरीर केवल यहां पर पड़ा है बस, और कुछ नहीं, तो इसलिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेक्शन 29। अब आता है सेक्शन 30। कहता है जी जब आप प्रोस्पेक्टस की एडवर्टाइजमेंट करोगे, देखोगे कई बार ना बोर्ड लगे होते हैं विशालकाय कि कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स लगे होते हैं, देखते हो हाईवेज पे लगे होते हैं, फिर अखबारों के अंदर एड्स आती हैं। कभी देखा है ये चीजें कि नहीं? एनिमल फिल्में 2-2 बार देखने वाले लोगों बताओ ये चीजें देखी हैं कि नहीं? देखी हैं? चले, तो लॉ कहता है कभी भी प्रोस्पेक्टस की एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी होर्डिंग्स में करोगे तो फिर आपको मेमोरेंडम की कुछ चीजें भी लिखनी पड़ेंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, हाँ फॉर एग्जांपल ₹10 पर शेयर, ये बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ऑडिट भी ऐसे ही ले लो, बहुत हेल्प होगी बेटा। मेरे पास टाइम स्लॉट का प्रॉब्लम है, मैं वरना ऑडिट ले लेता, इसलिए सितंबर अटेम्प्ट के बाद ले पाऊंगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पहले मेरे पास नहीं है टाइम, मैं क्या करूं। फाइनल भी देखना यार, फाइनल में लॉ ज्यादा है अभी, तो इसलिए। आगे द नेम ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, सिग्नेटरीज की डिटेल देनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट में। द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द सिग्नेटरी, सिग्नेटरीज ने कितने शेयर लिए हैं यह भी बताना पड़ेगा। आगे द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है, यह सारा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, नाम है जिसका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ, ये देख रहे हो, ड्राइंग देख रहे हो, शेल्फ, ये कबर्ड, कबर्ड जिसे कहते हैं कबर्ड। लॉ तो हट गया फाइनल से, नहीं बेटा गलत अफवाह है, अभी भी लॉ फाइनल में है और 2.5 पेपरों के रूप में है। एक एसपीओएम में है सेट ए, फिर उसके बाद सेट सी में है, और फिर उसके बाद आईबीएस के अंदर 30 नंबर का है, तो 230 नंबर का लॉ है अभी भी वहां। आगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, चलो आगे। ये शेल्फ है, शेल्फ, ये शेल्फ है, इसके अंदर ये जो बुक देख रहे हो ये प्रोस्पेक्टस है। अब क्या मतलब है इसका,
मतलब ये है कि हमने कल पढ़ा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक कितने टाइम के लिए अप्लाई कर सकती है? हाँ जी, पब्लिक कितने टाइम के लिए अप्लाई कर सकती है? मिनिमम कितने दिन मिलते हैं पब्लिक को? 3। मैक्सिमम हमने कहा 10 दिन। हालांकि एक्चुअल में लॉ में है 7 + 3 = 10 डेज, मगर वो कॉन्सेप्ट अलग है, आपको दिमाग नहीं लगाना। कुछ बच्चे 7 डेज लिख रहे थे इसलिए उनके लिए बताया, 3 से 10 डेज, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या? क्या 10 दिन के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हो? नहीं, प्रोस्पेक्टस की जिंदगी 10 दिन की थी। अरे बाप रे, यानी कि जनवरी में प्रोस्पेक्टस इशू किया और एक प्रोस्पेक्टस इशू करने में कंपनी का जो तेल निकलता है, आप बिलीव नहीं करेंगे किस लेवल का तेल निकल जाता है कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू करने में। अच्छा, एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल टीम, अंडर राइटर्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब कंपनी के 6 महीने तो खत्म है और उसकी जिंदगी केवल 7 दिन। तो जनवरी में पैसा मंगाया, मार्च में दोबारा रिक्वायरमेंट बन गई तो लॉ कहता है दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करो। कांट हेल्प इट, क्योंकि हमें पब्लिक को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है। ओ तेरी तो एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है। यस, कोई जरिया, लॉ कहता है कोई जरिया नहीं है। फिर लॉ मेकर को आया कि हमें इतना भी सख्त नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारी दुखती रग है और बहुत ही दुखती रग है, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट की। हमारी कंपनियों के पास कैपिटल नहीं थी। तभी 1980s में, जहां चाइना 1982 में चाइना और इंडिया दोनों बराबर हुआ करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज चाइना हमसे आज भी लगभग 25 या 30 साल आगे है, क्योंकि हमने 82 के बाद लगभग 25 साल तक कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखा ही नहीं। अब भी देख लो, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, लगातार पुल गिर रहे हैं, रोज के रोज पुल गिर रहे हैं। जो 2010 में बना था, कोई 2004 में बना था, वो लगातार रोज के रोज पुल, मतलब डेली बेसिस पे पुल गिरता था भारत में एक। ये क्या था? ये मजाक है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर? तो फिर अब लॉ यही कहता है। खैर, आज की डेट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रांग है हम आज की डेट में। इनफैक्ट हम चाइना से ज्यादा मेहनत आज कर रहे हैं, चाइना से ज्यादा मेहनत आज की डेट में हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट चलिए आगे। अब लॉ मेकर ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनी जो होती है, नितिन गडकरी साहब, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, कि मतलब ये किस तरीके से कैपिटल जनरेट करवा रहे हैं, किस तरीके से कैपिटल ला रहे हैं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं। बट अब कई बार ऐसा होता है, देखो हम हर चीज के लिए नेताओं की गलती करते हैं, नेताओं की गलती भी हर जगह नहीं होती। अब नितिन गडकरी साहब ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी को दिया है, एलएनटी ने वो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए सोहनलाल एंड सन्स को दिया है। अब सोहनलाल एंड सन्स ने अगर मान लीजिए वहां पर मिट्टी वगैरह प्रॉपर नहीं लगाई है, तो फिर गलती एलएनटी की है। एलएनटी ने प्रॉपर चेक क्यों नहीं किया? अब नितिन गडकरी खुद तो चेक नहीं करेंगे, तो यानी कि गड़बड़ कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड पर हो रही है, जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ता है। तो हर गलती सरकार की नहीं होती, हर गलती मंत्री की नहीं होती, ध्यान रखना। और वैसे भी नितिन गडकरी जैसे लोग, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि कभी ये कोई काम गलत कर सकते हैं। या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि कभी वो मतलब किसी काम के अंदर कोई गलती कर सकते हैं, या फिर कोई मतलब वो कहते हैं ना करप्शन अलाउ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे देश में मतलब आज की डेट में सब ठीक है, चाहे आप नेता विपक्ष कह लो, वो भी ठीक हैं, ये भी ठीक है। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है, अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल ना होके मैं सीधा वापस कंसेप्ट पे आ जाता हूं। मेरे को सबसे अच्छी बात हमारे देश की तब लगी जब बांग्लादेश में भी पंगा हुआ। बांग्लादेश में पंगा हुआ, पूरा देश एक था, सारे मंत्री, सारे पक्ष विपक्ष एक साथ बैठे थे। ये बड़ी अच्छी तस्वीर थी देखने वाली, ये और कहीं आपको मिलेगी नहीं किसी और देश में। तो ये हमारे देश की खास बात है। बोलो भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब लॉ मेकर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनियों को कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार हम भी नहीं जानते।
तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनीज के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया बाय द नेम ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि देखो जी ऐसा है, जब पहली बार ये कंपनियां शेयर इशू करेंगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, फिर उस प्रोस्पेक्टस को उठाकर ये रख देंगी शेल्फ में। अब जब दूसरी बार दोबारा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इस प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी होगी 1 साल। तो 1 साल के अंदर अंदर जब भी पैसे की दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर ये शेल्फ में पड़ा हुआ प्रोस्पेक्टस उठाएंगी और पब्लिक को इशू कर देंगी। बट यहां पर एक दिक्कत आई, जब लॉ मेकर ने प्रोस्पेक्टस की मैक्सिमम लाइफ 10 दिन रखी थी तो उसके पीछे लॉजिक था। हाँ लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था? लॉ मेकर चाहते थे कि एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचे, परंतु जब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो फिर नहीं मिल रही, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो शायद 1 साल तक पुरानी हो सकती है। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि अगर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि उसके अंदर पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, तो हम जो अमेंडमेंट है वो ला देते हैं। तो एक इसके साथ में हम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ला देते हैं, और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर हम ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, इसे न्यू प्रोस्पेक्टस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, इनकम टैक्स की पुरानी बुक प्लस इस बार की अमेंडमेंट इज इक्वल टू न्यू बुक होती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अरे बोलो ना हाँ। तो बस सेम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है। तो ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये क्या है? ये अमेंडमेंट है। बस मेमोरेंडम। ठीक है, आइएगा पढ़िएगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये वो प्रोस्पेक्टस है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज जो है वो इशू की गई है सब्सक्रिप्शन के लिए इन 1 और मोर इशू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा प्रोस्पेक्टस उस पीरियड में इशू करने की जरूरत नहीं होगी। नैना, मैं इस पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। आगे बढ़ते हैं। और मेरी आवाज कहां गई? सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा। सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अलोंग विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। पढ़िएगा, पहली बार तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, ये तो सब्सिक्वेंट जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार 1 साल के अंदर इशू करोगे तब शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज होगा। तो कहता है जी कभी भी सब्सिक्वेंट ऑफरिंग के लिए विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी केवल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको इशू करना है इन फॉर्म नंबर PAS2 फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। यानी कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन फॉर्म नंबर PAS2। कौन सी कंपनियां शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं? अब यहां बनना लिखना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ताकि मार्क्स कटे पूरे। आपने लिखना है सच क्लास ऑफ द कंपनी जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 ईयर। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि हर वो कंपनी जो कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है वो 1 साल के अंदर उसे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत उसे नहीं है। फिर ये जो अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या आएगा? अमेंडमेंट आएंगी। अमेंडमेंट कैसी? फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ नई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज हो गया है, ये सब। अच्छा, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस टू द एप्लीकेंट। देखो जी आपको पता लगा कि पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स इशू करने जा रही है। यह खबर आते ही आप इतने उत्साहित हो गए कि आपने इंतजार भी नहीं किया प्रोस्पेक्टस इशू करने का, पहले ही मुझे एप्लीकेशन दे दी कि जी मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना। अबे मुझे अभी मार्केट में आने तो दे, मगर आपने पहले से ही मुझे एप्लीकेशन दे दी। तो ऐसे कलाकारों के लिए जो इंतजार भी नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए कंपनी को एप्लीकेशन आ चुकी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एडवांस पेमेंट के साथ में बिफोर मेकिंग एनी ऑफ सच चेंज,
यानी कि पहले ही आ चुकी हैं। इससे पहले कि ये अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट लॉन्च करती कंपनी, पहले ही लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दिया। अभी उन्हें अमेंडमेंट का भी नहीं पता कि कंपनी में अमेंडमेंट हुई है। बाद में जब अमेंडमेंट का पता लगा, उन्होंने बड़ा दुख हुआ उन्हें, यार ये क्या, कंपनी ने तो नया, कंपनी तो 100% एसेट के ऊपर चार्ज है, और मैं तो समझता था कि कंपनी में पोपली है, पोपली तो चला गया है। अब उन्हें पता लगा। तो कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा चेंजेस को इन एप्लीकेंट को कि सुन भाई, तूने जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट किया होगा वो पुरानी है, नई इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। और उनको विड्रॉ करने का ऑप्शन देना पड़ेगा, और उनको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा विद इन 15 डेज देयर ऑफ। तो उनको विड्रॉ करने का मौका देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं? चलिए, हाँ जी, 8 पॉइंट न्यू ऐड हुआ अनंत। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं कह सकता हूं शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू न्यू प्रोस्पेक्टस? क्या मैं कह सकता हूं? यही लिखा है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जब भी फाइल होगा तो ये मेमोरेंडम टुगेदर विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस इसे नया प्रोस्पेक्टस माना जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कल कर लिया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो वैसे तो प्रोस्पेक्टस है, मगर उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस वाली नहीं आती। क्या? उसके अंदर प्राइस नहीं आता, और प्राइस नहीं आता इस वजह से नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं आते। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रिकॉल हो पा रहा है कल? आगे अब अगर आपको स्टेजेस ध्यान हो तो कंपनी पहले इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी सेबी के पास जाती है, फिर आरओसी के पास जाती है, फिर प्राइस बैंड डिसाइड होता है। प्राइस बैंड डिसाइड होने के बाद फिर पब्लिक के पास जाते हो, फिर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, फिर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, फिर उसके बाद अलॉटमेंट करते हो। कल जब मैंने आपको पूरा बुक बिल्डिंग समझाया था, तो बुक बिल्डिंग में हमारा एग्जैक्ट प्राइस क्या निकल के आया था कल? एग्जैक्ट प्राइस क्या निकल के आया था? 33 रुपीज। याद है कल के लेक्चर का? 33 रुपीज वॉज द एग्जैक्ट प्राइस। जो जिन्होंने मैक्सिमम पे अप्लाई किया 36 पर, हमने कहा उन्हें 100% अलॉटमेंट कर दो। जिन्होंने 33 से नीचे किया, हमने कहा उनको 100% रिजेक्शन कर दो। और 33, 34, 35 वाले को हमने कहा जी प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। क्या ये बात सही है? यही किया था कल हमने, ठीक है। ये सब करने के बाद आखिरी स्टेज क्या थी, अगर आपको याद हो? सबसे आखिरी स्टेज, सबसे आखिरी स्टेज पढ़ो क्या थी? वो कहता है अब आपका 33 रुपीज का प्राइस निकल चुका है, बुक बिल्डिंग के थ्रू आपने निकाल दिया। प्राइस निकल चुका है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी पता लग चुके होंगे, लग गए होंगे, ठीक है। अब ये प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों फिल करो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। जैसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन फिल करोगे, वो रेड हेरिंग ना होकर वो बन जाएगा प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस सबसे लास्ट में फाइल होता है। सबसे लास्ट में प्रोस्पेक्टस फाइल होगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास प्लस सेबी के पास। यानी कि सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉन द क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर टोटल कैपिटल, क्लोजिंग प्राइस और अदर डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन डालकर आपको सेबी के पास प्लस आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा सबसे लास्ट स्टेज में, ठीक है जी। अगली बात, तो क्या मैं कह सकता हूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब भी इशू होगा तो पहले रेड हेरिंग होगा और बाद में प्रोस्पेक्टस इशू होगा? यस। तो कंपनी में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, मे इशू क्यों लिखा है? मे क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन है ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। कंपनी चाहे तो फिक्स प्राइस के इशू में जाके सीधा प्रोस्पेक्टस पहले इशू कर सकती है। समझ आ गई बात? चलिए आगे फिर कहता है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है, जो भी कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक इशू लाना चाह रही है, उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। यानी कि मैंने कहा ना 90 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक के पास चले जाना है। वो तो 90 दिन मैक्सिमम है, फिर मिनिमम कितना है? मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 90 दिन के पास पब्लिक के पास जाना है। मतलब मिनिमम 3 दिन का गैप रखना है, क्योंकि आरओसी को गो थ्रू करने का वक्त तो दो, ठीक है।
आगे, ऑब्लिगेशन एंड वेरिएशन इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज सेम डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। क्या मैं कह सकता हूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा? यस, इट शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन, मतलब सेक्शन 26। अच्छा, फिर कहता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लेकर प्रोस्पेक्टस तक अगर कोई भी चेंज हुआ है तो उसको प्रॉपर हाईलाइट किया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? भाई बोलो ना हाँ। लो जी, आज हम करते हैं इतना ही, बस अब एक और चीज करवा रहा हूं, वो है प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन। आएगा प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन, अब हम करने लायक हो चुके हैं आज, जहां से हमने शुरुआत की थी और मैंने रोक दिया था, मैं कहा रुक जाओ रुक जाओ। आगे, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 70 क्या कहता है? कहता है कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है। मेरा सवाल आपसे है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा होता है? सिचुएशन बताइए। सिचुएशन बताइए, सिचुएशन कौन सा वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा जाएगा? फिक्स्ड प्राइस का इशू। बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट आंसर है, फिक्स्ड प्राइस के इशू के केस में। अच्छा, एंड इंक्लूड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है। इसके अलावा मान लीजिए आज आप जब गए अपने मार्केट में निकले, सैटरडे मार्केट में, तो वहां कई लोग ये कागज लगा के घूम रहे थे, ऐसे अपने ऊपर कागज लगा के घूम रहे थे, उस पर लिखा था पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स बिकाऊ हैं, कृपया कांटेक्ट करें। अबे मैं मोहल्ले के प्लाट बेच रहा हूं या शेयर बेच रहा हूं, बट मैं इस तरीके से जोकर घुमा रहा हूं, बड़े बड़े जोकर जैसे देखते हो ना वो, फिर कार्टून घुमा रहा हूं, वो इस तरीके से ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, ट्रक के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नीचे पोपली इंडस्ट्री के शेयर के लिए अप्लाई करें। इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अगर मैं दे रहा हूं, लॉ कहता है भाई साहब ये भी प्रोस्पेक्टस है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सर्कुलर नोटिस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका ऑब्जेक्ट पब्लिक से पैसे मंगाना है, तो वो भी प्रोस्पेक्टस है। अच्छा, ट्रक के पीछे मैंने ऐसी एक लाइन लिखी है बस, पोपली इंडस्ट्रीज के शेयर्स के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अपनी ऐसी तैसी कराएं। अच्छा, क्या मेरा उद्देश्य पब्लिक से पैसा मंगाना है? क्या मेरा उद्देश्य पब्लिक से पैसा मंगाना है? हाँ या ना? हाँ है, क्योंकि मैंने ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट जारी की है। ओके, क्या मैं उसे प्रोस्पेक्टस मान लूंगा? हाँ, मैं प्रोस्पेक्टस मान लूंगा। अगर मैं प्रोस्पेक्टस मान लूंगा, अब मैं जो वो बोलने जा रहा हूं ध्यान रखना, वो आज तक आया नहीं है पेपर में ये सवाल, मगर आ गया तो परेशान करेगा, सुनना। मैंने ट्रक के पीछे एडवर्टाइजमेंट लिखवा दी कि पोपली इंडस्ट्री के शेयर के लिए अप्लाई करें, नहीं तो तुम्हारा मुंह काला, मैंने ये लिखवा दिया। तो मेरा उद्देश्य क्या है? पब्लिक से पैसे मंगाना। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने इशू की, क्या ये प्रोस्पेक्टस है? यस, प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस कैसे होना चाहिए? सेक्शन 26 के अनुसार। क्या सेक्शन 26 के नियमों का पालन उस ट्रक के पीछे किया हुआ है? क्या सेक्शन 26 का पालन उस ट्रक के पीछे, आपने सेक्शन 26 का पालन किया हुआ है? भाई साहब, सेक्शन 26 का पालन करने में 450 पेज लग जाते हैं, तो ट्रक के पीछे तो किया नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें तो आते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पता नहीं फलाना डिप के बैकग्राउंड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन, इतना कुछ, वो ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने सेक्शन 26 का पालन किया नहीं, मगर वो जो ट्रक के पीछे लिखा वो प्रोस्पेक्टस है, मगर 26 के अनुसार नहीं है, उसे क्या कहूंगा मैं? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। क्या कहूंगा? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। कल शुरू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यहां से मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। समझ गए बात? और कल हम एक शुरुआत करेंगे सिक्योरिटी से कि सिक्योरिटी क्या होती है। चलिए, तो धन्यवाद धन्यवाद। कल है संडे।